नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज ये मूल अधिकारों की एक इम्पोर्टेंट स्लाइड में लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, क्योंकि ये स्लाइड इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं आपको केवल फैक्ट दे रही हूँ और यहाँ से क्वेश्चन, अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो यहाँ से 100% तो नहीं बोल सकती, लेकिन 99% चांस है आपके क्वेश्चन बनने की। चाहे एक क्वेश्चन बनो, चाहे दो क्वेश्चन बनो, तो आपको एक या दो या तीन, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, इतने नंबर आपको पक्का करने हैं। तो आप इस स्लाइड को आराम से देखो, समझो और बिना स्किप करे हुए इसको देखो, ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल सके। तो ये स्लाइड हम इसकी ओर बढ़ लेते हैं। फिर हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह है 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 और 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी मानव के दुर्व्यवहार, बलात्कार श्रम या बेगार श्रम का निषेध। ये तो आपको ऐसे कैसे याद करना है, लेकिन समझो इस चीज़ को कि बलात्कार श्रम, बेगार श्रम क्या होती है। मानव का दुर्व्यवहार या बलात्कार श्रम या बेगार श्रम का निषेध है। इसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से जबरन उसका दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, यानी उसके से बलात्कार कर उससे बेगार नहीं करवा सकता है। हाली प्रथा, जहाँ जो हाली बाल्दी जिसको बोलते हैं, तो वैसे काम नहीं करवा सकते हैं, लेकिन राज्य सार्वजनिक हित में ऐसा कर सकता है। यानी मानव की दुर्व्यवहार, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछेगा कि मानव के दुर्व्यवहार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 क्या है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध या बाल श्रम का निषेध है। देखो ये क्या है, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों में या कोई जैसे ढाबे हैं, चाहे होटल है, तो वहाँ काम पे नहीं लगाया जा सकता है। 14 वर्ष से अगर कोई आयु के बालक, अगर आपके आसपास कोई ढाबे हो, होटल हो या कारखाने हो और वहाँ अगर काम करते हो, तो आप इसकी सूचना दे सकते हो। तो बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24 में किया गया है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह है अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 है अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने और अपनाने की स्वतंत्रता है। यानी कोई व्यक्ति अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है, अपना सकता है, वहाँ कोई भी इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। और जो सिखों द्वारा कृपाल धारण करना भी इसके अंतर्गत ही आता है, और वो 6 इंच से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए और धारदार नहीं होनी चाहिए। सिखों द्वारा कृपाल धारण करना, सिखों द्वारा कृपाण धारण करना, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। फिर है अनुच्छेद 26। इसमें है धार्मिक कार्यों के आयोजन की स्वतंत्रता या सामूहिक कार्यों का आयोजन। यानी आप अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धार्मिक कार्य का आयोजन कर सकता है। जैसे आप मंदिर में कोई स्वामणी वगैरह करना चाहो तो आप कर सकते हो, इसमें आपका कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। या और कहीं भी आप धार्मिक आयोजन करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अनुच्छेद 27 है किसी धर्म विशेष की अभिवृत्ति हेतु करों में छूट। यानी कोई धर्म विशेष की अभिवृत्ति हेतु करों में छूट आपको दी जा सकती है। फिर है अनुच्छेद 28, यानी राज्य के किसी भी शैक्षिक संस्थान में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई जैसे कोई स्कूल है तो आप उस स्कूल में अपने धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दे सकते हो। जैसे आप हिंदू हो या ब्राह्मण हो, आप ऐसे मान लो, तो आप ब्राह्मण हो तो आप अदर कास्ट के वहाँ स्टूडेंट हैं, तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि आप भी ब्राह्मण धर्म को अपनाओ, हिंदू धर्म को अपनाओ। या जैसे कोई मोमडन है तो आप उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, कि उसके ऊपर दबाव नहीं बना सकते कि आप इस धर्म को अपनाओ, क्योंकि सब अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। फिर है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29।
इसमें है अल्पसंख्यक वर्गों को किसी धर्म, किसी भी भाषा, लिपि, संस्कृति, धर्म के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। ये देखो, अल्पसंख्यकों के लिए ये अलग से 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, कि केवल और केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही बनाए गए हैं। इसमें क्या है कि अल्पसंख्यक वर्गों को किसी भी भाषा हो, लिपि हो, संस्कृति व धर्म, इसके आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश देने से रोक नहीं सकते हो आप, कि आपकी भाषा यह है, लिपि है, संस्कृति है, धर्म है, तो आपको इस शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ऐसा आप नहीं बोल सकते। क्लियर। फिर है अनुच्छेद 30, इसमें है अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, धर्म की अभिव्यक्ति हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने तथा प्रबंधन करने का अधिकार। जैसे कोई भी अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक का मतलब यह होता है कि जिनकी संख्या बहुत कम है, जिनकी संख्या बहुत कम है, तो वह अल्पसंख्यक अपने धर्म की शिक्षा दे सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, ये उनके लिए अलाउ है, बाकी अदर्स के लिए नहीं है। तो अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद 30 में किसी अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। क्लियर। यहाँ तक अनुच्छेद 23 से 30 तक आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, और क्योंकि ये इम्पोर्टेंट स्लाइड होने वाली है, मूल अधिकार इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। जिनके सिलेबस में है वो भी अच्छे से याद कर लेना, जिनके सिलेबस में नहीं है वो भी याद कर लेना, क्योंकि एक व्यक्ति को उसके मूल अधिकारों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 32 की। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार है, जो वर्तमान में कानूनी अधिकार है, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब फटाफट आप अनुच्छेद 32 की तरफ आ जाइए। अनुच्छेद 32 यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये देखो बहुत इम्पोर्टेंट, अंतिम भी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे अंतिम तो क्या 3 और है, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको पूरी स्लाइड को ही आप इम्पोर्टेंट लगा दो, पहले ये काम करो आप, ठीक है। अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि अम्बेडकर ने कौन से मूल अधिकार को संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। इसके तहत उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को आप सेशन कोर्ट बोल सकते हो SC, उच्च न्यायालय को आप हाई कोर्ट बोल सकते हो। मैं इसको SC या HC के नाम से भी संबोधित कर सकती हूँ, कन्फ्यूज मत होना। के द्वारा मूल अधिकारों के हनन पर 5 लेख या रिट जारी की जाती है। 5 लेख या रिट जारी की जाती है। जो रिटें जारी की जाती है वो 5 है। 5 कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पर्चा। 5 के नाम याद होना चाहिए, 5 का अर्थ आपको आना चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका अंग्रेजी अर्थ है हेबियस कार्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण भी आ सकता है या हेबियस कार्पस भी आ सकता है, कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही नाम। इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति या लोक प्राधिकारी के विरुद्ध गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना होता है। इसमें यह होता है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, तो उस व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर न्यायालय में पेश करना होगा। जैसे किसी ने चोरी की है, किसी ने डकैती की है, किसी ने मारपीट की है, तो आप इसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा। फिर है परमादेश, इसको मैंडेमस भी बोलते हैं। इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, यह इसका अर्थ। यानी यह रिट सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा अपने से नीचे के न्यायालय को जारी की जाती है। यह सबसे शक्तिशाली है ना। यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अपने से नीचे के न्यायालय को जारी की जाती है और ये सबसे शक्तिशाली। फिर है तीसरी प्रतिषेध, इसको प्रोहिबिशन भी बोलते हैं। इसका अर्थ होता है मना करना। इसमें क्या है, ये रिट SC या SC द्वारा अपने अधीनस्थ को यह सूचित किया जाता है कि अपने यहाँ चल रहे मुकदमे की सुनवाई बंद कर दी। जैसे कोई मामला है, चोरी का मामला है,
अगर जिला न्यायालय उसकी सुनवाई कर रहा है, लेकिन वो चोरी के मामले की सुनवाई जिला न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है, तो हाई कोर्ट उसको जाकर चेतावनी दे सकता है कि अपनी यहाँ चल रहे मुकदमे की कार्रवाई बंद कर दे, क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। यह इसका अर्थ। फिर है उत्प्रेषण और सारटोरी और जानकारी दीजिए, यानी इस लेख द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय से और जानकारी प्राप्त की जाती है। जैसे SC या HC ने अपने अधीनस्थ न्यायालय को मना कर दिया था कि अपने यहाँ चल रहे मामले की सुनवाई बंद कर दें, लेकिन मामले की सुनवाई तो बंद कर दी, लेकिन वो उनसे पूछता है कि हमें इस बारे में और जानकारी दीजिए, क्योंकि जो मुकदमा आपके यहाँ चल रहा था इसकी हमें और जानकारी दिए ताकि हम इसका सही निर्णय कर सकें। फिर अंतिम रिट है अधिकार परीक्षा या वारंटो, तुम्हें क्या हक है। इस लेख द्वारा किसी भी अधिकारी से यह पूछा जाता है कि वह उस पद पर किस हक से कार्य कर रहा है, यानी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, तो SC या HC उससे ये पूछ सकता है कि तुम इस पद पर किस हक से कार्य कर रहे हो। तो वो अपनी बायोडाटा बता देगा कि मैं ऐसे सेलेक्ट हुआ हूँ, इस बेस से हुआ हूँ, मैं इस टाइम मेरी एग्ज़ाम लगी थी, वो अपने पूरी बायोग्राफी बता देगा। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 5 रिट जारी की जाती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। इनके दूसरे जो नाम है हेबियस कार्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सारटोरी, वारंट। ये तुम्हें याद होने चाहिए, इनका अर्थ याद होना चाहिए और ये आपको अच्छे से क्लियर कर लेना। क्लियर। अब इसमें देखो ये अंतिम स्लाइड है, अनुच्छेद 33 सेना के मूल अधिकारों का वर्णन है। इसमें सेना के मूल अधिकारों की बात कही गई है। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ के प्रभाव। अनुच्छेद 35 में मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु संसद को विधि बनाने का अधिकार है। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको याद होनी ही चाहिए कि 12 से 35 तक क्या बातें कही गई है, किस अनुच्छेद में क्या है, किस अनुच्छेद में क्या है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैंने जो आपको पढ़ाया है बिल्कुल क्लियर पढ़ाया है, ये नहीं है कि मैं आपको आधा अधूरा ज्ञान दी हूँ। मैं आधा अधूरा ज्ञान चाहे कोई क्लास नहीं दूँ, वो मेरे लिए बेस्ट है, लेकिन मैं जो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करती हूँ तो उस टॉपिक को मैं पूरे एफर्ट के साथ देती हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से तैयार करते हो, किस तरीके से मैनेज करते हो, वो आपकी गारंटी है। वो देख, एक टीचर जितना मैं दे सकती हूँ, मैं तन मन से जितना दे सकती हूँ मैं आपको दे रही हूँ। पढ़ने की जिम्मेदारी, याद करने की जिम्मेदारी आपको है। अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।